बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो तकरीबन 7 to 8 हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के जो टॉपिक हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अगर ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो जाए तो आप इसको एंड तक देखें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके और आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो सके। सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंग टू पार्टीज, ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हम इनके फिर सब कैटेगरीज हैं। जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी को पहले हम डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट के ऊपर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्कस किया था। तो ये बिल्कुल सेम वही कॉन्ट्रैक्ट है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेप is agreement and second step is enforceable by the law। अगर ये दोनों steps complete होते हैं तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के अंदर आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मिस्टर जीशान एग्री टू सेल हिज कार टू मिस्टर उजैर फॉर 10 लाख। मिस्टर उजैर एग्री टू बाई इट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। If Mr. Zishan fails to deliver the car, Mr. Uzair can sue him, and if Mr. Uzair fail to pay, Mr. Zishan can sue him। So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान यानी मिस्टर जीशान एग्री है कार सेल करने पे, किसको? मिस्टर उजैर को। और मिस्टर उजैर बाय करने के ऊपर एग्री है। तो जो एग्रीमेंट है वो भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और प्लस ये इन्फोर्सेबल बाय द लॉ भी है। तो फर्स्ट ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट हुआ, इन्फोर्सेबल बाय द लॉ भी है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। अब इन द केस अगर मिस्टर जीशान कार डिलीवर नहीं करता मिस्टर उजैर को, या फिर मिस्टर जो उजैर है वो जो अमाउंट है वो पे नहीं करता मिस्टर जीशान को, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्यू कर सकते हैं। यानी बाय द कोर्ट जो है वो एक दूसरे को पुश कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्यू कर सकते हैं और अपने जो डैमेजेस हैं वो रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद है सेकंड है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट is a valid contract when it is made, but subsequently it become void due to certain circumstances. Both parties are not legally responsible for fulfilling the contract. वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फर्स्ट के ऊपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। यानी जब वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं फ्यूचर के अंदर कि जिसकी वजह से वो वैलिड से वाइड के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। अब इसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। फर्स्ट वन इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। Just like Mr. Naveed agreed to sell his car after 3 days. The next day, the car was destroyed by an accident. The contract became void due to the impossibility of performance. Mr. Naveed agree उसने किया सेकंड पर्सन के साथ कि मैं आपको कार जो है वो 3 डेज आफ्टर 3 डेज के बाद डिलीवर करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना उसके नेक्स्ट डे उस कार की एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट क्यों हो गया? मतलब कि वो डिस्ट्रॉय हो गई, जो सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो इन दिस के पहले वैलिड था जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि वो कार जो थी, व्हीकल जो थी वो मौजूद थी
और फिर कोई इस तरह का इंसिडेंट या एक्सीडेंट की वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से वाइड कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद सेकंड सर्कमस्टांसेस है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि फर्स्ट के ऊपर लीगल थी और फिर बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है वो क्रिएट हो गए या जनरेट हो गए जिसकी वजह से अब वो इलीगल हो गई, तो इसको भी हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जस्ट लाइक मिस्टर खान एग्रीज टू सेल 10,000 bag of rice to Mr. Agarwal. Before the delivery of rice, the government banned the private trade of rice. The contract become void. Just like जब 2% थे मिस्टर खान और मिस्टर अग्रवाल दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तब गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी, कुछ रूल्स उन्होंने अप्लाई किए प्राइवेट ट्रेडर्स के ऊपर और उन ट्रेडर्स के ऊपर बैन लग गया। अब वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था अब वो वाइड के अंदर चेंज हो गया। इसके बाद थर्ड सर्कमस्टांसेस रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन के दो पार्टीज हैं, एक्सेप्ट ऑफरर एंड ऑफरी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अगर कोई एक पार्टी ये समझे कि मुझे बाय फोर्स किया गया है, बाय गन पॉइंट, बाय प्रेशराइज किया गया है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो जिस पार्टी को प्रेशराइज किया गया है या फोर्स किया गया है उस पार्टी की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या होगा, वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जस्ट लाइक मिस्टर हमीद फोर्सेबली बाय बिलाल हॉर्स फॉर ₹5 lakh. The contract is voidable at the option of Bilal. Bilal may accept or reject the contract. If Bilal reject the contract, it become void. अब मिस्टर हमीद ने फोर्स किया मिस्टर बिलाल को कि आप हॉर्स जो है वो मुझे सेल करें, ठीक है, और मिस्टर बिलाल को फोर्सली जो हॉर्स था वो मिस्टर हमीद को बेचना पड़ा। अब मिस्टर बिलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उसकी जो थी वो फ्री कॉन्सेंट शामिल नहीं थी। मिस्टर बिलाल अपना हॉर्स सेल नहीं करना चाहता था लेकिन मिस्टर हमीद ने फोर्स किया और अब मिस्टर बिलाल जो कि अपना हॉर्स देना नहीं चाहता था वो उसने मिस्टर हमीद को दे दिया बाय फोर्स। सो द fourth circumstances is impossibility of dependent event. Mr. Hamid contract to give 50,000 to Mr. Haris. If Haris get admission in Hala College, Haris failed to get admission, the contract become void. अब मिस्टर हमीद और मिस्टर हारिस के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अगर मिस्टर हारिस एडमिशन लेगा हेले कॉलेज के अंदर या लम्स के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिक यूनिट, तो वो उसको 50,000 रुपीज पे करेगा। लेकिन मिस्टर हारिस जो है आफ्टर सम टाइम उसने अप्लाई किया लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो सका, तो इन दिस केस अब ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट है, यानी जो पैसे देने थे मिस्टर हमीद ने अब वो नहीं देगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वाइड एग्रीमेंट। पहले हमने डिस्कस किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट, और ये वाइड एग्रीमेंट है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि ये वाइड एग्रीमेंट है। An agreement which is not enforceable by the law, it is void ab initio. What is the main difference between void contract and void agreement? वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फर्स्ट के ऊपर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है, यानी पहले वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आती हैं जिसकी वजह से वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
जबकि जो वाइड एग्रीमेंट है वो इनिशियल लेवल से ही वाइड होता है, मतलब कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं इनिशियल लेवल से, यानी शुरू से ही वो क्या होता है, वो वाइड होता है। जस्ट लाइक मिस्टर इजाज promises to buy a dog from Mr. Falak for rupees 90,000. The dog was dead before the agreement was made, but the parties were unaware. The agreement is void. अब मिस्टर एजाज ने प्रॉमिस किया है कि वो मिस्टर फलिक से एक डॉग परचेज करेगा 90,000 का, लेकिन इस एग्रीमेंट को अभी तक बनने से पहले, क्रिएट होने से पहले, उस डॉग जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये वाइड एग्रीमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी में फोर्थ के ऊपर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। A voidable contract is a contract which is enforceable by law at the option of one party but not at the option of other party. Consent of one party on the basis of fraud, misrepresentation, coercion and under influence. इसमें क्या है कि टू पार्टीज होती हैं, एक पार्टी की तरफ से तो वो बिल्कुल वैलिड होता है, जबकि दूसरी पार्टी की ओपिनियन होती है कि हमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या अंडर इन्फ्लुएंस या क्यूजन की वजह से वो ये कहता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जस्ट लाइक मिस्टर जिब्रान स्टेटेड दैट हिज फैक्ट्री प्रोड्यूस 1500 kg of sugar daily but induced Mr. Irfan to buy it. Later, Mr. Irfan found out that the factory produced only 1200 kg of sugar daily. The contract is voidable at the option of Mr. Irfan. अब देखिए मिस्टर जिब्रान जो कि सेलर है और मिस्टर इरफान जो कि बायर है। मिस्टर जिब्रान ने कहा कि मैं आपको 1500 kg जो है शुगर में डेली प्रोड्यूस करती है हमारी जो फैक्ट्री है, मैं आपको वो डिलीवर करूंगा। लेकिन मिस्टर इरफान को पता चला कि इनकी जो फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है टोटल वो 1200 kg है शुगर, जबकि उसने 1500 की बात की है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने जो मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया 1500 का वो झूठ के ऊपर मबनी है, यानी उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर इरफान। मिस्टर इरफान इसको कहेगा, समझेगा कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके बाद अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। An unenforceable contract has some technical defects like absence of writing, registration and stamps. अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कभी कभी जब टू पार्टीज जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं या मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से वो अनइन्फोर्सेबल होता है। जस्ट लाइक मिस्टर उजैर ने 1 बिलियन जो है वो बोरो किया है मिस्टर हमीद से, और वो एक कागज के ऊपर लिख दिया है 10 रुपए के कागज के ऊपर या स्टाम्प के ऊपर। तो अगर आप देखें 1 बिलियन की जो है वर्थ बहुत ज्यादा है, तो अगर आप एक रफ कागज के ऊपर इसको लिखते हैं और बाद में इसको आप कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। तो इट्स मीन कि इट इज अनइन्फोर्सेबल बिकॉज द प्री नोट इज अंडर वैल्यू। इस तरह अगर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं और फिर आप उसके लिए जो है वो रजिस्ट्री नहीं करवाते, एक आप 10 या 20 रुपीज या 50 रुपीज के स्टाम्प के ऊपर आप करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो लिख रहे हैं, तो वो भी अंडर वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं तो जितनी इसकी वैल्यू होती है उतनी ही उसकी वैल्यू के बराबर जो है वो स्टाम्प पेपर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज इलीगल इफ इट इज फॉरबिडन बाय एनी लॉ। Noman gives money to Usman, a smuggler, to buy a smuggled goods. The agreement is illegal and the amount cannot be recovered. ठीक है, तो इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा
कि जो चीज़ें बाय द लॉ जो है जिसकी परमिशन नहीं है और आप अगर उन चीज़ों के रिलेटेड जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, जस्ट लाइक स्मगल गुड्स हैं, वेपन्स हैं जो कि इलीगल हैं, आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है, या आप वाइन या अल्कोहल जो है वो सेल कर रहे हैं उस रिलेटेड, या आप करप्शन के कोई इस तरह के एग्रीमेंट एक दूसरे से साइन कर रहे हैं, तो ये जितनी भी एग्रीमेंट होंगे ये इलीगल एग्रीमेंट होंगे। इसके बाद सेकंड जो था अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास फर्स्ट वन पे है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि बाय द वर्ड एक्सप्रेस मीन कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिटन के अंदर हो या ओरल वर्ड्स के अंदर हो, उसकी फॉर्मेशन की गई है, तो उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो लेटर के थ्रू ये वाली बात जो है वो मिस्टर कमर मिस्टर बिलाल को पहुंचाता है और मिस्टर बिलाल जो है वो एग्री होता है। तो इन दिस केस ये रिटन फॉर्म के अंदर, तो हम इसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेकंड वन इज implied contract. Implied contract when a contract is made otherwise than by a spoken or written words, it is called an implied contract. Mr. Naveed went to a restaurant and had a cup of tea. It is implied contract and Mr. Naveed pay for the cup. ठीक है, मतलब कि अगर आप एक टेलर के पास एक सूट लेके जाते हैं स्टिच करवाने, तो अगर आप वहाँ पे स्टिच रखते हैं और आपकी वो मेजरमेंट करता है और आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ही नहीं कहते, तो इट्स मीन कि वो स्टिच करके आपको दे देगा। इसी तरीके से अगर आप एक रेलवे के ऊपर हैं और एक कुली आता है और वो चीज़ें जो है वो उठाता है और आप इसको अलाउ करते हैं, तो इट्स मीन ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन के अंदर जो थर्ड के ऊपर है उसमें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द लॉ इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नईम फाइंड लॉस गुड्स दैट बिलोंग टू साजिद, नईम इज बाउंडेड टू रिटर्न द गुड्स टू साजिद। यानी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट रियलिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन सम टाइम कुछ लीगल ओब्लिगेशन हर पर्सन के ऊपर जो है अप्लाई होती हैं, जनरल पब्लिक्स के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द लॉ अप्लाई होते हैं, तो उसके थ्रू ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्रिएट होता है। मिस्टर साजिद से कुछ चीज़ें जो थी उसकी लॉस हो गई हैं और मिस्टर नदीम ने उसको फाइंड किया है, उसको मिल गई हैं, तो अब मिस्टर नईम को अगर पता है कि ये मिस्टर साजिद की चीज़ें हैं, तो वो उसको रिटर्न करेगा और ये बॉन्ड है, इसको करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है एग्जीक्यूटेड। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में जब हम देखते हैं तो उसमें फर्स्ट के ऊपर है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टी कंप्लीटेड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। अली बाय बुक्स फ्रॉम अहमद, अहमद डिलीवर द बुक एंड अली पे द प्राइस, इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी बोथ पार्टीज की तरफ से जो ऑफरर है और जो एक्सेप्टेंस जिसने की है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया है, यानी जो ओब्लिगेशन थी, जो राइट्स थे, वो फुलफिल हो गए, तो इसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है सेकंड के ऊपर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सम ऑब्लिगेशन रिमेन टू फुलफिल। अब एग्जीक्यूटिव के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो रिमेन्स होती हैं, जस्ट लाइक मिस्टर उस्मान सेल हिज कार टू नवीद फॉर 15 लाख रुपीज, नवीद हैज नॉट पेड द प्राइस and Mr. Usman has not delivered the car, it is executory contract। यानी मिस्टर उस्मान और मिस्टर नवीद के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, लेकिन अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं हुआ, यानी एक ने जो है वो कार प्रोवाइड नहीं किया और दूसरे ने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी इन प्रोग्रेस है, इसके ऊपर काम होने वाला है, इसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाय परफॉर्मेंस। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टीज। अकॉर्डिंग टू पार्टीज में फर्स्ट के ऊपर है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह बाय द नेम है कि यूनि मीन वन। ठीक है, एक साइड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी दूसरी तरफ से जो सेकंड पार्टी है वो मौजूद ही नहीं है। जस्ट लाइक बिलाल प्रॉमिसेस टू पे 2000 टू एनीवन हु फाइंड हिज लॉस्ट बैग। अब देखें, बिलाल ने जो है वो प्रॉमिस तो किया है, ऑफर की है
कि वो जो उसके पास बैग लेके आएगा वो उसको 2000 रुपीज पे करेगा। अब सेकंड पार्टी का पता नहीं है कि वो कौन है। अब मिस्टर मोहम्मद फाउंड द बैग इन रिटर्न टू बिलाल। इट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द बैग वाज फाउंड। ठीक है, तो ये वन साइडेड था फर्स्ट के ऊपर, जब मिस्टर बिलाल का बैग जो था वो गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, और जब मिस्टर मोहम्मद इसके पास लेके आया तो फिर यहाँ पे ये सेकंड पार्टी आई। इसके बाद है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज एक्सचेंज म्यूचुअल प्रॉमिसेस। इसमें दो पार्टीज होती हैं, बाई मीन दो। आसिफ promises to paint a picture for Irfan and Irfan promises to pay 20,000 to Asif. It is bilateral contract है कि यहाँ पे ऑफरर भी है, एक ऑफर कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर दोनों पार्टीज वहां पे मौजूद है तो इसको हम कहेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट।